हमारे समाज में महिलाओं की कहानियाँ कही तो जाती हैं लेकिन समझी थोड़ी कम जाती हैं। उन्हें चुप रहने की सलाह दी जाती है, समझाया जाता है, लेकिन उनकी तकलीफ़ को अक्सर सामान्य समझ लिया जाता है। लेकिन क्या वाकई ये सामान्य है? नमस्कार, हेल्थ पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ यदति शर्मा। आज बात करेंगे विमेन हेल्थ की। उन सवालों को जानेंगे जो महिलाएं अक्सर हिचकिचाहट में पूछ नहीं पाती और उन जवाबों को भी जो महिलाओं के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही उन पुरुषों के लिए भी ये जानना ज़रूरी है ताकि वो अपने आसपास रह रही महिलाओं का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। आज इसी विषय पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजू शर्मा, एक अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट जिनका 27 साल से ज़्यादा का समृद्ध अनुभव है, जिन्होंने कई केसेस हैंडल किए हैं और महिलाओं को सही समय पर सही सलाह दी है और जागरूक भी किया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जो विमेन हेल्थ में इतने चेंजेस आ रहे हैं लगातार, जो खान पान की वजह या लाइफस्टाइल की वजह से बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो पहले तो मैं बहुत बहुत आप लोग का स्वागत करती हूँ और कहती हूँ कि जो नवरात्रि का हमने समय चुना है विमेन हेल्थ को डिस्कस करने के लिए, ये बहुत ही उचित समय है। तो हमारी सारी महिलाएं, बच्चियाँ जो हेल्थ इश्यूज़ इस समय आ रहे हैं, उसका बेसिक कारण है कि हम अपनी बॉडी की प्रकृति के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जैसे कि हमें रात में सोना चाहिए और सुबह जगना चाहिए, ये हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ज़्यादातर बच्चियां पढ़ने के लिए या ऐसे ही देर रात तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, तो इससे सारे इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आप फास्ट फूड खा रहे हैं। जो हमारी प्रकृति ने हमें फ्रेश फूड दिया है, सीजनल फूड दिया है, उसको ना लेकर प्रिजर्व फूड ले रहे हैं, तो सारे केमिकल्स बॉडी में जा रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। हो सकता है आपको शुरू की यंग एज में ना पता लगे, लेकिन लेटर ऑन ये बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं। इस तरीके से आप जैसे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत स्क्रीन टाइम है, एलईडी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपके हार्मोन्स को, जेनेटिक्स को भी चेंज कर रहा है। इवन अगर बात करें, जो आपने खान पान और लाइफस्टाइल की बात करी, तो इसका असर क्या जो अभी फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है, उस पर भी पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। जैसा हम खाएंगे उसी तरह की हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनेंगे, क्योंकि ये सब बिल्कुल डायनेमिक प्रोसेस है। तो जो भी बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा सिंथेटिक है, जिसमें कि एडिटिव्स जुड़े हुए हैं, केमिकल्स लगे हैं, तो उनको थायराइड की समस्या आती है, पीसीओडी की समस्या आती है और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा हम ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो पीसीओडी और पीसीओएस आखिर क्या है? तो पीसीओडी और पीसीओएस अगर हम जनरली देखें तो सिमिलर ही है, पर पीसीओएस एक सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, आपका वेट बढ़ेगा और आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। और पीसीओडी को केवल एक डिजीज़ बोल देते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में हमने देखा कि ओवरी में सिस्ट आ रहे हैं, तो वी कैन से इट पीसीओडी। और पूरा लक्षण सारे आ रहे हैं, आपका वेट भी बढ़ रहा है, आपका पीरियड्स भी रेगुलर हो रहा है, फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, तो वो पीसीओडी सिंड्रोम हो गया। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही पीरियड्स को लेकर ना कई सारे मिथ्स हैं। लोग कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, साथ ही कई धर्म में अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं, साथ ही बाल नहीं धोने चाहिए, तो वो कितने हद तक सच हैं? ऐसे तो ये धार्मिक ज़्यादा हैं। अगर आप डीपली देखेंगे तो क्या होता है कि पीरियड्स के समय आपकी यूट्रस की लाइनिंग शेड हो रही होती है और यूट्रस और सर्विक्स का माउथ ओपन होता है, तो इन सब का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हम अपनी हाइजीन मेंटेन करें। अब बहुत ज़्यादा काम करेंगे और साथ में जैसे कि एक साथ 3 दिन तक नहीं नहाना, वो सब तो गलत है, लेकिन बेसिकली ये होता है कि आपको इन्फेक्शन से बचाना है। उस समय यूट्रस जो है इन्फेक्शन के लिए बहुत ससेप्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका सर्विक्स भी ओपन है, वहाँ से ब्लड आ रहा है, यूजुअली वो क्लोज हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बताई जाती हैं और धार्मिक तौर से बताने से क्या है कि लोग जल्दी समझ लेते हैं। जी, अगर अब मैं बात करूं सर्विकल कैंसर की, जिसके लिए ऑलरेडी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी उसको इतना नहीं जानते हैं, तो सर्विकल कैंसर मैम क्या है और आखिर उसका प्रिवेंशन क्या है? हाँ, तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में जैसे आपने पूछा, तो बहुत लोगों में भ्रांतियाँ हैं। लोग क्या सोचते हैं सर्वाइकल मतलब गर्दन का जो पेन वगैरह होता है, वो भी ठीक है, उसको भी सर्वाइकल पेन बोलते हैं, लेकिन सर्विक्स जो है यूट्रस का एक पार्ट होता है, जहाँ से यूट्रस ओपन होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, और उस एरिया में कैंसर होने की संभावना होती है।
तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर ही होता है। तो आजकल इसका प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको रोकथाम किया जा सकता है, इससे बचाव किया जा सकता है। तो इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है और 14 ईयर की लड़कियों के लिए भारत सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन देने का किया है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरत है और समय समय पर पैप स्मीयर टेस्ट कराना है और सर्विक्स का डॉक्टर से जांच करवानी है आपको। तो अगर हम बात करें कि आईवीएफ कराने के लिए भी क्या कोई सर्टेन एज है, क्या कोई एक फिक्स्ड एज है? नहीं, सर्टेन एज तो नहीं। आईवीएफ के इंडिकेशन होते हैं कि क्यों कराना है, हर एक को आईवीएफ नहीं कराना है। हमारे देश में जो है इनफर्टिलिटी की अगर हम इंसिडेंस देखें तो 10 से 12% है। अगर 10 महिलाएं हैं तो उनमें से एक को प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने हस्बैंड के साथ 1 साल से रह रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के और आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कारण क्या है। तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, महिलाओं में ट्यूब टेस्ट करना, एग बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो डॉक्टर कुछ दवाइयों के द्वारा आपको प्रेगनेंसी के लिए ले जाते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो IUI। अगर मान लीजिए ऐसी संभावना है कि जैसे आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो उसमें तो आपको प्रेगनेंसी नॉर्मली हो ही नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में आपको IVF में जाना पड़ेगा। या फिर आपके जो है एग्स बन नहीं रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कारण है अनएक्सप्लेन्ड है, 10-12 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो IVF का इंडिकेशन है। तो कोई एज नहीं है, यंग एज में तो लोग नहीं जाते हैं, नॉर्मली ट्राई करते हैं और भी सारे टेस्ट हैं जिनके द्वारा इन्वेस्टिगेशंस हैं और ट्रीटमेंट है उनके द्वारा ट्राई करते हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा मैक्सिमम एज ऑफ IVF निर्धारित की गई है। अगर कोई भी महिला 50 साल से ऊपर की है तो हम उसे IVF के लिए नहीं लेंगे और पुरुषों में ये एज 55 ईयर है। क्योंकि हम बात IVF की कर रहे हैं तो एक सवाल मैम ये भी है कि कई लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो बोलते होंगे कि हमारे बच्चों के बाल ऐसे होने चाहिए, नीली आंखें होनी चाहिए, सुंदर बच्चा होना चाहिए। तो उस पर क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे क्या ये पॉसिबल है? इस तरह के से तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ही स्पर्म और आपका ही एग यूज़ हो रहा है। तो जैसे आप लोग दिखेंगे बच्चा वैसे ही दिखेगा बाकी तो ईश्वर की मर्जी। बिल्कुल। अगर हम मैम आसान भाषा में पूछें तो एग फ्रीजिंग आखिर क्या है? इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपकी राइट एज ऑफ मैरिज क्या होना चाहिए। तो जो हम बच्चियों की जो फर्टिलिटी होती है, जिनका मतलब कहते हैं बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है, वो 20 से 30 ईयर तक होती है, 20 साल से 30 साल तक। और 35 की बात तो काफ़ी घट जाती है, तो आपकी एग की क्वालिटीज़ गिरने लगती हैं। लेकिन क्या है, आजकल बहुत ही बड़ा एक मुद्दा आ गया है कि यही बच्चियों को कैरियर बनाने का समय होता है। वो कैरियर में भी पीक पे जाना चाहते हैं और शादी लेट हो जाती है। कई बार लगता है कि अभी हम पढ़ाई और करना है, ये कंपटीशन क्लियर करना है, तो वो शादी उनकी जाते जाते 30 तक हो जाती है। तो उसमें एग क्वालिटी काफ़ी गिरने लगती है। तो राइट फर्टिलिटी जो है 20 to 30 ईयर तक होती है और ज़्यादा चलें तो 32 ईयर तक आपको फैमिली अपनी प्लान कर लेनी चाहिए। तो जो बच्चियां बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा CEO बन गई हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, तो उन लोग को काफ़ी जानकारी भी होती है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अपने एग को फ्रीज़ कर लें। तो एग फ्रीजिंग होता है कि आप बाद में शादी बच्चे प्लान करें तो लेटर ऑन आप उन एग्स को यूज़ कर सकें, जिससे कि आपकी एग की एज तो उतनी ही रहे, भले ही आपकी एज बढ़ जाए। तो इसको हम एग फ्रीजिंग कहते हैं। तो IVF की टेक्निक के द्वारा एग फ्रीजिंग संभव है। और लेकिन एग फ्रीजिंग भी एक राइट एज पे करा लेनी चाहिए। 35 से पहले आपको अपने एग फ्रीज करा लेनी चाहिए। कुछ लोग 40 ईयर पे आते हैं कि मैडम अब एग फ्रीज कर दीजिए, तो फिर आपकी एग की क्वालिटी तो ऑलरेडी बहुत डाउन हो गई। और अगर एग फ्रीजिंग की बात अगर हम मेल्स के उसमें करें तो क्या कुछ वो कर सकते हैं? नहीं, मेल्स को तो एग नहीं, स्पर्म्स होते हैं उनके, और स्पर्म्स तो 50 ईयर्स तक भी बनते रहते हैं। उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उन्हें जो है कि स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब का ना यूज़ करें। तो मेल में फ्रीजिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। और मैम अगर हम बात करें IVF में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या किया जा सकता है? ये भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और भारतवर्ष में तो हम बिल्कुल भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा भी मना है और वैसे भी आइडियली नहीं करना चाहिए। तो इसको तो हम IVF में बिल्कुल नहीं कर सकते। एक सवाल, जो आजकल कम एज में जो हम बच्चे देख रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी बढ़ रही है, तो उसका क्या एक मुख्य कारण हो सकता है?
देखिए, जो भी हमारा ब्रेन है, जैसे बच्चियां मैच्योर होती हैं तो उनमें पीरियड्स आने शुरू होते हैं और हार्मोनल चेंजेस आने शुरू करते हैं। तो आजकल बच्चों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर है मीडिया से, सब चीज़ों से, तो वो बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए ही उनमें जल्दी पीरियड्स भी आ रहे हैं। सेकेंडली, वो फास्ट फूड को, केमिकल्स को बहुत एक्सपोज्ड हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं जो पहले के बच्चे समझते भी नहीं थे कि शादी के बाद बच्चा कैसा होता है। अब वो 5-6 साल 7 साल के बच्चे सब जानते हैं। तो इसलिए उनमें मैच्योरिटी भी जल्दी होने लगी है और उनको पीरियड्स भी जल्दी आने लगे हैं। 10 साल की बच्ची को भी अभी पीरियड्स आ रहे हैं जी। तो ये तो जनरेशन गैप समझ लीजिए, जनरेशन के साथ ऐसा हो रहा है। और अगर मैम हम हेल्थ चेकअप की बात करें तो हर एक फीमेल को, हर एक विमेन को कितने टाइम बाद एक चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो ये तो एज पे डिपेंड करेगा। अगर कोई यंग लड़की है तो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वंस इन अ वाइल चेक करा ले। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसे मंथली कराना पड़ेगा, कोई मेनोपॉजल है तो उसके अकॉर्डिंग कराना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा विस्तृत आंसर हो जाएगा इसका। तो जब भी आपको प्रॉब्लम है तो ईयरली चेकअप तो आप ज़रूर कराते रहें। एक हेल्थ टिप जो हर फीमेल को पता ही होनी चाहिए। हेल्थ टिप एक ना होकर कई सारी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो एक आप जो है एक हेल्दी डाइट ज़रूर फॉलो करें जी। और जितना अवॉइड हो सके फास्ट फूड से बचें और अपना स्लीप पैटर्न नॉर्मल रखें, प्रकृति के अनुसार चलें कि आप 10-11 बजे तक मैक्सिमम सो जाएं, सुबह 7-8 बजे तक उठ जाएं। इसको रात का 2 बजे और सुबह का 12 बजे ना करें। और थर्ड है अपना हाइजीन रखें, समय समय पर अपना चेकअप कराएं और जितना हो सके स्ट्रेस से फ्री रहें। और थर्ड में लास्टली मैं कहना चाहूँगी कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि आप करियर में इतने ज़्यादा चले जा रहे हैं कि आप पता चला 35 ईयर के हो गए, अभी आपने शादी नहीं प्लान की, तो वो एंड ऑफ द डे में आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। जब आप शादी करेंगे और बच्चे नहीं होंगे या आपको डिफ़िकल्टियाँ आएंगी, तो हमेशा एक बैलेंस्ड सोच रखें कि मुझे करियर के साथ साथ क्या क्या करना है, क्योंकि एक लेडी होकर आपको दोनों ही पार्ट संभालने हैं। अगर हम प्रेगनेंसी में, मैम आपने बताया कॉम्प्लिकेशंस तो आते ही हैं गलत लाइफस्टाइल के, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा स्मोक करने लगी हैं या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ गया है, तो उसका कितना असर पड़ता है? स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बच्ची के लिए डेट्रीमेंटल है। बच्ची में भी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है और अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग करेंगे तो आप अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे और बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी। तो जब भी आप प्रेग्नेंट हैं कृपया बिल्कुल इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, अल्कोहल से, स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें। बिल्कुल। अगर इसी से थोड़ा सा ये जाने, हाईलाइट आपसे लेना चाहेंगे कि क्या मोबाइल या फिर लाइफस्टाइल का असर फर्टिलिटी पर पड़ता है? मोबाइल और लाइफ स्टाइल का तो 102% फ़र्क पड़ता है। अगर आपने अपना वेट बढ़ा रखा है, आप बिल्कुल ही सीडेंट्री लाइफ जी रहे हैं और आप हमेशा फास्ट फूड पे डिपेंडेंट हैं, तो आपकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी। जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि मैं देखती हूँ जिन लोगों में पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या एग्स नहीं बन रहे हैं, तो अगर हम उनको 10% वेट रिड्यूस करने के लिए सलाह देते हैं, कुछ हेल्प देते हैं, तो वो खुद से ही उनके सब कुछ नॉर्मल आने लगता है, इवन प्रेगनेंसी भी हो जाती है। तो लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है। बिल्कुल। अगर मैम हेल्थ टिप की मैं दोबारा से आपसे एक बार बात करूं कि जो फीमेल्स को आप बताना चाहेंगी जो इसका वो विशेष तौर पर ख्याल रखें, तो आखिर वो क्या होगा? सबसे तो पहले मैं सब महिलाओं से कहूँगी कि वो काफ़ी खुश रहने की कोशिश करें। जीवन जो है एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन है। कि ऐसा नहीं कि हम इस क्लास में फर्स्ट आ जाएंगे तो खुश होंगे या हमको ये जॉब मिल जाएगा तो खुश होंगे। आपको हर समय एक यात्रा की तरह गुजारना है और बहुत खुश रहना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि महिलाओं पे ना बहुत बड़ा एक दायरा होता है, एक सामाजिक दायित्व होता है कि उन्हें अपने बच्चों की भी ख्याल रखना है, अपने घर का भी ख्याल रखना है। तो जैसे कि आप जब कभी फ़्लाइट में बैठते होंगे तो आपने एक अनाउंसमेंट सुना होगा कि आप जब भी कोई इमरजेंसी आए तो अपनी ऑक्सीजन पहले लें, बाद में दूसरों की हेल्प करें। तो महिलाओं को मैं कहूँगी कि वो अपनी ऑक्सीजन, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी तो उनके परिवार की और ज़्यादा अच्छी देखभाल हो सकेगी। ये मेरा मैसेज है आप सभी के लिए। एक सवाल और मैं ये करना चाहूँगी कि डॉक्टर होने के नाते आप सरकार या समाज से क्या कुछ और ऐसी चीज़ें चाहती हैं जो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, सरकार और समाज और डॉक्टर तीनों को ही इसमें आगे आना पड़ेगा। जितनी जागरूकता फैला सकते हैं हम, जितना हम उनको इंसेंटिव, मतलब कुछ चीज़ों में हेल्प दे सकते हैं, कुछ वैक्सीन्स फ्री कर सकते हैं, सस्ती कर सकते हैं, तो
हम लोग अपनी हेल्थ केयर को आगे ले जाएंगे। और अगर एक महिला स्वस्थ होगी, अनटाइमली उनकी डेथ नहीं होगी, अनटाइमली बीमारियां नहीं होंगी, तो हमारा समाज और देश सभी आगे जाएंगे। तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इन लोगों पे, वो हमें दुगना होके मिलेगा। सरकार को, घर को, परिवार को सब समझना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर। तो आज की बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि जो परेशानियां हैं, जो विमेन हेल्थ है, उनको लाइटली न लिया जाए। अगर छोटी सी भी कोई समस्या है तो उसे डॉक्टर को दिखाएं, उसे गंभीर ना होने दें। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।